हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। अगर आपको याद रहेगा, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग केवल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उधारी वाले। नॉट इवन वी कंसीडर बैंक ट्रांजैक्शंस। अभी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक में ये फ़र्क है कि सिंगल कॉलम कैश बुक जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है ओनर को। जैसे अगर मैंने पूछा मेरे एम्प्लॉय को अपने पास टोटल पैसा कितना है, अगर वो मुझे केवल कैश गिन के बताएगा तो क्या वो चलेगा? क्या नहीं। तो अगर जब भी कोई भी एम्प्लॉय बताएगा तो उसको पूरा डेटा बताना चाहिए, यानी कि अपने पास कैश कितना है और बैंक में कितना बैलेंस है, वो दोनों रिकॉर्ड ओनर के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो यही फ़र्क होता है सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक में। डबल कॉलम कैश बुक में हमें एक फेयर आइडिया और कंप्लीट आइडिया हो जाता है कि अपने पास टोटल कितना पैसा है, अनलाइक कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं डबल कॉलम कैश बुक की ओर और देखते हैं उसमें क्या है। सबसे पहले लिखा है इट प्रोवाइड्स कंप्लीट रिकॉर्ड अबाउट मनी अवेलेबल फॉर यूज। जो मैंने बोला कि अपने पास एक पूरे होलिस्टिक आइडिया आ जाती है कि अपने पास हाथ में कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जो रूल सिंपल कॉलम कैश बुक में यूज़ हो रहा था, वो सेम रूल हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में भी यूज़ करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन उधारी पे हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है, तो हम लोग ना तो वो सिंगल में रिकॉर्ड करेंगे, ना ये डबल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट रूल सेम है, दैट इज़ रियल अकाउंट। ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है या डबल कॉलम कैश बुक है, ये रियल अकाउंट के रूल से चलता है। दैट इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पैसा आएगा तो हम डेबिट करेंगे, पैसा अगर जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे। तो बढ़ते इसके सम की ओर। बहुत सारे कॉलेज के एग्जाम्स में सिंगल कॉलम कैश बुक कभी कभार नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वो कंप्लीट व्यू नहीं देता है और वो करने में बहुत इजी है। बट बहुत सारे कॉलेजेस में डबल कॉलम कैश बुक 100% आता है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना, एक सम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते सम्स की ओर। पहले तो दैट इज ट्रांजैक्शंस फॉर जुलाई 2025, यानी कि 2025 के जुलाई महीने का ये डेटा है इन द बुक्स ऑफ राजेश। पहले तो हमें दिया गया है बैलेंसेस, यानी कि कैश बैलेंस अपने पास पुराना 1 लाख रुपए और बैंक बैलेंस है 75,000। ध्यान रखना, ये जो बैलेंस है ये पिछले महीने का क्लोजिंग है। क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या फ़र्क होता है? जो कैश अपने पास 31st या एवरी मंथ एंड पे है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैश। जो अगले दिन हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि 1 तारीख को हर महीने के यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ध्यान रखो, ओपनिंग की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आती, बस हमें ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड करते, ध्यान दो, जो कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस है, क्या इधर ब्रैकेट लिखा है? क्या नहीं। यानी कि जो अमाउंट है वो पॉजिटिव में अमाउंट है, इसका मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस है। अगर कोई भी अमाउंट आपको ब्रैकेट में दी है इस तरीके से, इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट है, यानी कि 1 लाख रुपए का अपने ऊपर कर्जा है। बट फिलहाल इस सम में अपने को ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे। अभी कैश और बैंक एसेट होता है, यानी कि इनके बैलेंसेस डेबिट में ओपन होंगे। तो चलो ओपन करते हैं। तो फॉर्मेट देख लो आप पहले डबल कॉलम कैश बुक का कैसे होता है। यहाँ पे ऊपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ राजेश डबल कॉलम कैश बुक। अभी ध्यान दो, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, खाली बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनका भी रिकॉर्ड हम लोग इस फॉर्मेट में दिखाएंगे। यानी कि डेबिट में पैसा आएगा और क्रेडिट में पैसा जाएगा। यहाँ पे कैश, बैंक और बाकी सारा सेम, पर्टिकुलर्स, रिसीट नंबर, LF, कैश, बैंक। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर 1, यहाँ लिखेंगे 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का जो बैलेंस था वो हमारा कितना था? 1 लाख रुपए और बैंक का बैलेंस था 75,000। ध्यान दो, हमें पॉजिटिव बैलेंस दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। अगर वो फिगर ब्रैकेट में होती तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते? क्रेडिट में। ठीक है, आई होप ये समझा आपको। बढ़ते अगली ट्रांजैक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है दैट इज परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम राहुल। अभी इसमें ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक, ये ट्रांजैक्शन प्योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको समझाया था जर्नल सिखाते टाइम, अगर किसी परचेज या सेल में नाम आया, उसका मतलब वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो मॉनिटरी फ्लो हुआ है, वो हुआ ही नहीं है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यानी कि वो सामान
खरीदा या बेचा उधारी पे। अभी यहाँ पे परचेस किया है यानी कि हमने वो सामान खरीदा है उधारी पे, तो इसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, ना कैश ना बैंक, इसीलिए ये हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है दैट इज रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम RTGS अमाउंट ऑफ 40,000। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि बैंक में बैंक टू बैंक जब ट्रांसफर होता है उसको हम लोग RTGS बोलते हैं। ध्यान रखो RTGS की जो लिमिट है इंडिया में एट अ टाइम 2 लाख रुपए की है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। इसकी अगर जर्नल एंट्री में करने जाऊँगा, हमें इंटरेस्ट मिला है, RTGS यानी कि जो पैसा है वो हमें डायरेक्ट बैंक में मिला है, तो एंट्री क्या आएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी ध्यान दो, अपने पास बैंक अकाउंट है, इसमें कौन सी साइड है, डेबिट। बैंक डेबिट में किसके वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। तो चलो बैंक की डेबिट में हम लोग लिखते हैं, अमाउंट ध्यान रखना 40,000 है, तो यहाँ पे डालेंगे सीरियल नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट, और बैंक की कॉलम में लिखेंगे 40,000 रुपीज़। तो आई होप ये आपको समझा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ध्यान दो, ये जो बैलेंस मैंने लिखा है पहले, ओपनिंग बैलेंस, ये इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आती, ना इसका कोई भी नरेशन आता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है हमारा 4th नंबर का, दैट इज पेड वेजेस ऑफ 20,000 बाय चेक, यानी कि हमने किसी को वेजेस पे किए है बाय चेक। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी ध्यान दो, ये जो बैंक अकाउंट है ये क्रेडिट में है, किसके वजह से, वेजेस के वजह से, और अमाउंट कितनी है 20,000। तो हम लोग बैंक की क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखेंगे बाय वेजेस, कैश में कुछ नहीं, और बैंक में अमाउंट कितनी डालेंगे 20,000 रुपीज़। यहाँ पे पहले अभी नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग वेजेस पेड, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसका मतलब नरेशन कंप्लीट हो गया। बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में कैपिटल लाया, कितने रुपए का, 50,000। अभी बिजनेस में फर्स्ट टाइम कैपिटल आने दो या कितने भी बार कैपिटल आने दो, इसकी एंट्री सेम ही रहती है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कैश। इसकी जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो हम लोग कैश में करेंगे, कौन सी तरफ, डेबिट में, किसके वजह से, कैपिटल की वजह से, और जो अमाउंट है दैट इज 50,000 रुपीज़। तो हम लोग कैश की डेबिट में लिखेंगे सीरियल नंबर 5, यहाँ पे 2 कैपिटल, और कैश की डेबिट में अमाउंट आएगा 50,000 और बैंक में कुछ नहीं। इसका जो नरेशन है दैट इज बीइंग कैपिटल, क्या लिखा था ऊपर, इंट्रोड्यूस्ड, तो वही वर्ड्स को हमें यूज़ करके नरेशन फ्रेम करना होता है, इतना ध्यान रखो। बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है दैट इज पेड सैलरीज ऑफ 40,000, यानी कि हमने सैलरीज 40,000 की पे की है। अभी यहाँ पे लिखा है क्या बैंक से पे की है, RTGS से नहीं, इसका मतलब हमने कैश से ये सारा पेमेंट किया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, सैलरीज टू कैश। अभी ध्यान दो, इसमें कैश अकाउंट क्रेडिट में है, किसके वजह से, सैलरीज के वजह से, और अमाउंट कितनी आएगी 40,000। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 6, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरीज, और अमाउंट कितनी आएगी 40,000, और बैंक में कुछ नहीं। ध्यान दो, अब तक हमने जितने भी सम्स किए, चाहे वो सिंगल कॉलम का हो या डबल कॉलम का, हमने अब तक रिसीट नंबर, ये जो कॉलम है, और ये वाउचर नंबर जो कॉलम है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अगर सम में इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दिया है, यानी कि रिसीट नंबर कितना है 101 या 105, ऐसा कोई भी डिटेल हमें नहीं दिया है, तो ये कॉलम हमेशा हमें ब्लैंक छोड़ना है। अगर आप ज़बरदस्ती इस कॉलम में कोई भी डिटेल फिल करोगे तो हो सकता है आपके कॉलेज वाले प्रोफेसर्स आपका मार्क्स कट कर ले, ओके। बट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 1,20,000 एंड रिसीव्ड हाफ अमाउंट इन कैश एंड हाफ बाय RTGS, यानी कि सामान तो बेचा है बट सामान हमने आधे कैश में बेचा है और आधे बैंक से हमें पैसा मिला है। यानी कि अगर मैं एंट्री करना चाहूँ तो कैसे आएगा, क्या बेचा है हमने, गुड्स, तो एंट्री क्या आएगी, पहले तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, हाफ अमाउंट लिखा है यानी कि 60,000। 60,000 कैसे आया, 1,20,000 को मैंने डिवाइड बाय 2 किया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट
60,000 और टू सेल्स अकाउंट। अभी ध्यान दो, कैश अकाउंट अपने पास है और बैंक अकाउंट भी अपने पास है, और ये दोनों डेबिट में, किसके वजह से? सेल्स की वजह से। तो चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 7, यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स। यहाँ पे जो अमाउंट आएगी पहली कैश में 60,000, और सेम अमाउंट हम लोग बैंक में लिखेंगे 60,000। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, और इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारा है दैट इज डिपॉजिट इन बैंक 20,000, और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है दैट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000। अभी यहाँ से आप पहली बार एक एंट्री सुनोगे, कॉलेज के प्रोफेसर ने आपको शायद ही बताया हो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि क्रॉस एंट्री। अभी मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। डिपॉजिट इन बैंक का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी ध्यान दो, ये जो एंट्री है, तो अगर इस एंट्री में आप देखोगे तो इस एंट्री में बैंक अकाउंट भी है और अपने पास कैश अकाउंट भी है, और ये दोनों अकाउंट अपने पास इस वाले फॉर्मेट में यानी कि डबल कॉलम कैशबुक में अवेलेबल है। तो इस दुनिया में केवल दो ही ट्रांजैक्शंस है जो कॉन्ट्रा एंट्री में आती है। एक तो ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कौन सी एंट्री है? डिपॉजिट की, और दूसरी एंट्री है विड्रॉन की। अगर अपने पास जर्नल एंट्री है और वो दोनों अकाउंट सेम अपने पास लेजर अकाउंट में या डबल कॉलम कैशबुक में है, तो उसी को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। यहाँ पे बैंक कौन सी तरफ है? डेबिट में, और कैश क्रेडिट में। अमाउंट कितनी है? 20,000। तो चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 8, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 20,000, और ये सेम कॉन्ट्रा एंट्री, अगर ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो हम लोग LF के कॉलम में इसे C से डिनोट करते हैं, और सेम एंट्री हम लोग इसके क्रॉस में करेंगे, दैट इज सीरियल नंबर 8। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 20,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे भी हमें C से डिनोट करना पड़ेगा। C मतलब क्रॉस यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि इस तरफ हमने बैंक अकाउंट में ये किया है और इस तरफ हमने कैश अकाउंट में इसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। आई होप ये आपको समझा। तो यहाँ पे आप कॉमन नरेशन लिख सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये सेम टू सेम नरेशन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं करेगा। ओके, आई होप ये समझा आपको। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है दैट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। एग्जैक्टली इसकी रिवर्स एंट्री आएगी, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश की डेबिट में हमें लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 9, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे डिनोट करेंगे C से, यहाँ पे लिखेंगे 5,000, और सेम यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 9, यहाँ पे C, और यहाँ लिखेंगे बाय कैश, बट यहाँ रिकॉर्ड करते टाइम हम लोग बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझा। अभी इसकी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग यानी कि जैसे सिंगल कॉलम कैशबुक में हमने क्लोज किया था लास्ट में, कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है ये चेक किया था, सेम टू सेम हम लोग इस वाले ट्रांजैक्शन या इस वाले फॉर्मेट में भी करेंगे। तो ध्यान रखो, बैंक के साथ आप कभी भी बैंक का ही कॉलम क्लोज करोगे, और कैश के साथ कौन सा क्लोज करोगे? कैश का। गलती से भी कैश को बैंक के साथ कंपेयर मत करना। तो चलो करते हैं। तो पहले तो हम लोग कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे फिगर है 1,00,000 रुपये, नेक्स्ट है 50,000, उसके बाद 60,000, तो 1,00,000 प्लस 50,000 1,50,000 प्लस 60,000 2,00,000 10,000। उसके बाद जो लास्ट अमाउंट है वो है 5,000, यानी कि इसकी जो टोटल आएगी वो आएगी 2,65,000। तो यहाँ पे लिखते हैं 2,65,000, सिंगल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे, और ये सेम फिगर हम लोग क्रेडिट में भी लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड हमारी बड़ी है। हो सकता है कि क्रेडिट भी बड़ी हो, तो आपको क्रेडिट की जो टोटल आएगी वो आपको डेबिट में लिखने पड़ेगी दोनों तरफ। ठीक है, अभी ये जो 2,65,000 हमारी आई है, इसमें से हमें क्रेडिट की टोटल को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2,65,000 में से क्या माइनस करेंगे? ये 20,000, और क्या माइनस करेंगे? 40,000, यानी कि कितना माइनस करना है हमें? 60,000। तो यहाँ पे ज़रा कैलकुलेट कर दे, 2,65,000 माइनस 60,000, तो आंसर कितना आ जाएगा?
2,05,000। तो ये जो 2,05,000 है ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 2,05,000 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये मंथ जुलाई था इसलिए हम लोग ने डेट लिया 31st। तो ये सेम टू सेम जैसे कैश कॉलम बंद किया वैसे ही बैंक कॉलम को हम लोग बंद करते हैं। तो बैंक कॉलम में सबसे पहला अमाउंट जो है दैट इज 75,000, उसके बाद है 40,000। इसकी अगर मैं टोटल करूँ तो 1,15,000 हो जाएगा। यहाँ पे ये 60,000 है तो 1,75,000 और ये 20,000, यानी कि आंसर अपना आ जाएगा 1,95,000। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 1,95,000, ठीक है। तो ये सेम अमाउंट हम लोगों को क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 1,95,000। अभी ये 1,95,000 में से हमें ये फिगर माइनस करनी पड़ेगी, दैट इज़ 5,000 और फिगर है 20,000, ठीक है। यानी कि 1,95,000 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 25,000, तो कितना आ जाएगा 1,70,000। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 1,70,000। अभी ये बंद किया क्रेडिट में, तो ये जो नेक्स्ट है ये ओपन होगा डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखेंगे 2,05,000 और यहाँ पे लिखेंगे 1,70,000। आई होप ये डबल कॉलम कैशबुक का भी फंडा आपको समझ गया। सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ध्यान रखना डबल कॉलम कैशबुक में बैंक ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं अनलाइक सिंगल कॉलम कैशबुक। ओके, थैंक यू।